राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में और मेरे चैनल में भी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लघु चित्रों का क्या उपयोग है, उसका महत्व क्या है और भारत में लघु चित्रकला के विद्यालय के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन लघु चित्रों का क्या उपयोग है। दुनिया भर के कलाकार इन लघु चित्रों के माध्यम से अपने संबंधित विचारों और विषयों को व्यक्त करते हैं। भारत में लघु चित्रों के सबसे आम विषय में राग, संगीत, नोट्स की एक श्रृंखला, धार्मिक और पौराणिक कहानियां शामिल हैं। अब बात करते हैं लघु चित्रकला के महत्व के बारे में। मिनिएचर पेंटिंग को भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत ही गहन प्रकार की कला माना जाता था। सर्वश्रेष्ठ लघुचित्र मुख्य रूप से पवित्र और धर्मनिरपेक्ष स्क्रॉल से सचित्र कहानियों को समझने से संबंधित थे, जो 1 मिनट में विस्तृत पहलुओं में दर्ज किए गए थे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के ऐतिहासिक अतीत और सांस्कृतिक प्रमुखता को चित्रित करता है। और अब बात करते हैं भारत में लघु चित्रकला के विद्यालयों के बारे में। तो 9वीं शताब्दी में पश्चिमी और पूर्वी भारत में लघु चित्रों का विकास शुरू हुआ। लघु चित्रों के 7 स्कूल हैं। पाला स्कूल, जैन स्कूल, राजस्थानी और राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, पहाड़ी स्कूल, डेक्कन स्कूल, उड़ीसा स्कूल। आइए प्रत्येक स्कूल पर विस्तार से चर्चा करें। तो पहला है पाला स्कूल। पाला स्कूल लघु चित्रों का सबसे पुराना स्कूल है, जिसमें 8वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध पवित्र ग्रंथों को दिखाया गया था। बौद्ध, जैन और हिंदू पांडुलिपि चित्रों को ताड़ के पत्तों और कपड़े की पट्टियों पर एक किताब के आकार में चित्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत और आसपास के अन्य स्थानों में काफी लोकप्रिय हो गया। रंग और महीन रेखाओं के सांकेतिक प्रयोग से पाला स्कूल का काम आसानी से पहचाना जा सकता है। इन चित्रों के रंग प्राकृतिक रंजक का उपयोग करके बनाए गए थे। भगवान बुद्ध और अन्य देवताओं का जीवन विषयों के केंद्र में था। 10वीं शताब्दी का सचित्र बौद्ध पाठ प्रज्ञापारमिता चित्रकला का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण है, जहां सूक्ष्म या लघु आकार के एक कैनवास ने अपनी शुरुआत की। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा पाल राजवंश और उसके विश्वविद्यालयों को नष्ट करने के बाद चित्रकार नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में चले गए और पूरे समय में इस विद्यालय ने तिब्बत और नेपाल में कला विद्यालयों को भी प्रेरित किया। दूसरा है जैन स्कूल। तो जैन मिनिएचर पेंटिंग 11वीं शताब्दी में विकसित हुई और शैली पर जोर दिया। ये लघु चित्र अपनी भारी सुनहरी सीमाओं और बड़ी बड़ी आँखों, चौकोर हाथों और नुकीली नाक वाले लघुचित्रों के लिए सबसे अलग थे। ये चित्र कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा जैसे धार्मिक लेखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ताड़ के पत्तों के बजाय कागज का उपयोग करने वाला यह पहला मिनिएचर पेंटिंग स्कूल था। ये अपने मुख्य फोकस के रूप में तीर्थंकर के इर्द गिर्द घूमते हैं। मूर्तियों को बहुत सारे आभूषण पहने हुए दर्शाया गया था। मिनिएचर पेंटिंग का जैन स्कूल वह जगह है जहां लेसिया या मेंटल एटीट्यूड पेंटिंग का विचार उत्पन्न हुआ। इसमें कई लोगों को दर्शाया गया है जो एक ही लक्ष्य को विभिन्न तरीकों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चित्रों में चांदी और सोना भी होता है। 16वीं शताब्दी के बाद इन चित्रों का पतन शुरू हो गया। तीसरा है राजस्थानी और राजपूत मिनिएचर पेंटिंग स्कूल। तो मुगल लघु चित्रों के पतन के परिणामस्वरूप लघु चित्रकला की राजस्थानी शैली ने लोकप्रियता हासिल की। राजपूत सम्राटों में कला के प्रति वही जुनून था जो मुगल सम्राटों में था और उन्होंने लघु चित्रों का समर्थन किया। प्रारंभ में राजस्थानी स्कूल मेवाड़ में फला फूला, उसके बाद जयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़ और बीकानेर में किशन सिंह के बाद राजा सावंत सिंह के बेटे राजा राज सिंह के शासनकाल में राजपूत चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई। राजपूत लघु चित्रों में अक्सर रामायण की कहानियों और राजाओं और रानियों की शाही जीवन शैली के अलावा वर्तमान और पिछले शासकों की विरासत को दिखाया गया है।
इसके अतिरिक्त राजपूत चित्रों ने सामाजिक मानदंडों और शासकों द्वारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए किए गए संशोधनों को चित्रित किया। राजस्थानी चित्रों के विषय ऋतुओं, संगीत, शिकार के दृश्यों और धार्मिक विषयों जैसे रामायण, महाभारत आदि पर आधारित थे। राजस्थानी स्कूल का एक विशिष्ट पहलू चित्रों की पृष्ठभूमि थी। नियोजित रंग आमतौर पर बोल्ड और विषम थे। चौथा है मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो मुगल शैली की चित्रकला इस्लामी शैली, फारसी शैली और भारतीय शैली का मिश्रण थी। अकबर चित्रकला, शाहजहां और जहांगीर चित्रकला के शासनकाल में मुगल चित्रकला का विकास हुआ। मुगल लघुचित्रों के मुख्य विषय युद्ध और संघर्ष, प्रकृति और अदालती परिदृश्य थे। मुगल युग के दौरान निर्मित कला में सम्मोहक आख्यान हैं। पहला महत्वपूर्ण मुगल लघुचित्र संभवतः हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन अकबर के शासनकाल में पूरा हुआ। कलाकृति में बोल्ड रंगों का उपयोग किया गया था और उनमें से कुछ ने अन्य कलाकारों द्वारा महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों के बाद के चित्रण के लिए प्रेरणा के रूप में भी काम किया। इस अवधि के दौरान निर्मित कला के दो सबसे प्रसिद्ध टुकड़े टूटीनामा और हमज़ानामा थे। औरंगजेब के सिंहासन पर बैठने के बाद मुगल कला चित्रों में गिरावट आई क्योंकि उन्होंने कला के सभी रूपों को समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के परिणामस्वरूप चित्रकला के पहाड़ी और राजस्थानी स्कूल विकसित हुए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान अधिकांश चित्रों को बनाने के लिए टेम्परा पद्धति का उपयोग किया गया था। सोने का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था और मुगल शैली में भारी मात्रा में सजावट की जाती थी। मुगल स्कूल के विपरीत अवध स्कूल के रूप में जाना जाने वाला एक नया स्कूल भी शुरू हुआ और पेंटिंग की अपनी शैली विकसित की। पांचवां है पहाड़ी स्कूल। तो पहाड़ी के रूप में जानी जाने वाली लघु चित्रकला शैली 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। कई विद्वानों के अनुसार गूलर वह जगह है जहां पहाड़ी स्कूल की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पहाड़ी स्कूल की उत्पत्ति बसोहली में हुई थी। 1780 ईस्वी में गूलर कलाम अपने चरम पर था। बाद में यह कांगड़ा में प्रवेश कर गया, जहां इसे कांगड़ा कलाम के नाम से जाना जाने लगा। ये चित्र हिमालयी क्षेत्र के उत्तर भारतीय राजवंशों के हैं। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक जम्मू और गढ़वाल जिलों में इसका उत्कर्ष देखा गया। चित्रकला की पहाड़ी शैली, जो मुगल स्कूल और लघु चित्रों के राजस्थानी स्कूल से प्रभावित थी। पहाड़ी स्कूल कृष्ण के माध्यम से जीवन और पोशाक के सामान्य तरीके को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है, जिसे पहाड़ी वेशभूषा और पहाड़ी महिलाओं के बीच चित्रित किया जाता है। पहाड़ी स्कूल में कई रोमांटिक पेंटिंग्स भी मिलती हैं। इनमें से कई चित्रों में कृष्ण ईश्वर, नायक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राधा आत्मा, नायिका का प्रतिनिधित्व करती हैं। छठवां है डेक्कन स्कूल। तो डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग शब्द का प्रयोग लघु चित्रकला शैली का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसने पहले बहमनी दरबार में और बाद में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के दरबारों में लोकप्रियता हासिल की। दक्खन की जटिल परंपराओं और तुर्की, फारस और ईरान की धार्मिक प्रथाओं का दक्कन लघु चित्रकला पर प्रमुख प्रभाव था। विचाराधीन पेंटिंग उनके मुगल समकक्षों से अलग हैं। वे अक्सर जीवंत रंगों में कामुक दिखने वाली स्त्री आकृतियों को चित्रित करते थे। महिलाओं को सुंदर चेहरे, बड़ी आंखों और चौड़े माथे के रूप में चित्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त चित्रों को डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के प्रमुख घटक के रूप में समरूपता में भी व्यवस्थित किया गया था। सातवां है उड़ीसा स्कूल। तो उड़ीसा के इस स्कूल की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी। इन कलाकृतियों में भगवान कृष्ण और राधा को प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया है। कृष्ण लीला और गीता गोविंदा ने इन अभ्यावेदन के लिए प्रेरणा का काम किया। उनके सभी चित्र उत्कृष्ट रूप से बनाए गए हैं और एक दूसरे के लिए अपना प्यार प्रदर्शित करते हैं। उनमें से कई भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को भी चित्रित करते हैं। भले ही इस स्कूल की बहुत सारी कलाकृतियां नहीं हैं,
लेकिन सबसे प्रसिद्ध में से एक राधा और कृष्ण को एक बड़े पेड़ के बगल में खड़ा दिखाया गया है। इनमें से अधिकांश ताड़ के पत्तों पर चित्रित हैं। उनमें से कुछ में भारत की प्राकृतिक सुंदरता के चित्र भी हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और बस अब एक टॉपिक रह गया है इस पेंटिंग का, उसको अगली वीडियो में खत्म करते हैं। राम राम।